हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। यह है यूथ कंपटीशन टाइम आरआरबी 2024 का केमिस्ट्री का फर्स्ट सेट। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ मैटर मॉलिक्यूल हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स। सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ये सॉलिड में होता है। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा सॉलिड में, उसके बाद होगा लिक्विड में, और सबसे कम जो होगा वो गैस में होता है अट्रैक्शन फोर्स। यही वजह है कि सॉलिड में ज्यादा अट्रैक्शन होने के कारण उसमें क्या है, एक शेप रहता है, और गैस और लिक्विड जो है इसमें कोई शेप नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सब्सटेंस। किसी पदार्थ के रिस्पेक्ट में कौन सा कथन जो है गलत है, ये देखना है। देयर इज अ नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, गलत बात है, यही पूछा था। इसमें से गलत कौन है? ठीक है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है सॉलिड में, फिर होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। पर अट्रैक्शन तो होता है, ऐसा तो नहीं कि गैस में अट्रैक्शन ही नहीं है उनके मॉलिक्यूल के बीच में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यही पूछा था। इसमें से गलत कौन सा है? तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली इन फ्लूइड एंड एयर। फ्लूइड और गैस में क्या है, पार्टिकल मूव करता रहता है कंटिन्यूअसली, बात सही है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। दुनिया यूनिवर्स का कोई भी चीज जो है, जो भी सब्सटेंस है, सब पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, तो ये स्टेटमेंट सही है। देयर इज एन इनर मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हाँ, जो एटम होता है ना, बीच में न्यूक्लियस है, चारों तरफ क्या है, सेल, और सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा, लगभग 90% जो है स्पेस जो है, 90% स्पेस जो है मैटर का, वो क्या है, खाली है। तो ऑप्शन इसका ए गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट, जो सॉलिड के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आइए देखते हैं। दे मूव रैंडमली, कौन सा सही बोला है? दे मूव रैंडमली नहीं, जो सॉलिड होता है सॉलिड में ये रैंडमली मूव नहीं करता, तो ये गलत हो गया। देयर आर लार्ज गैप बिटवीन देम, इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। नहीं, जो सॉलिड का पार्टिकल होता है ना, वो कंपेरेटिवली क्या होता है, काफी पास पास होता है और एक पैटर्न में होता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। दे आर कॉन्फिगर्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। हाँ, ये एक सिस्टमेटिक मैनर में एक दूसरे से बना हुआ होता है, तो स्टेटमेंट सी जो है ये सही हो जाएगा। आखिरी ऑप्शन देख लेते हैं। दे हैव मिनिमम अट्रैक्शन, नहीं, दे हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन, तो ये स्टेटमेंट में क्या है, गलत हो गया। हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर हैव बीन डिटरमाइंड बाय द साइंटिस्ट सो फार। अभी तक साइंटिस्टों के द्वारा 5 जो है टाइप, यह है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। चौथा स्टेट जो है यह है बोस आइंस्टाइन, ये प्लाज्मा स्टेट है, प्लाज्मा, और 5वां जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये सीडीएस में पहले आ चुका है क्वेश्चन, ये सीडीएस में भी आ चुका है। अगला है, व्हाट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द गिवन फिगर। इसमें से क्या चीज पहचाना नहीं जा सकता फिगर से? देखते हैं। द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द 4 स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी सीन। हाँ, दिख ही तो रहा है यहाँ पर, ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। ये क्या होगा, ये दिखेगा, एक पैटर्न में इनका है, सब ऐसा पैटर्न। सॉलिड जो है एक प्रॉपर वे में बना हुआ है। लिक्विड जिस तरह का शेप का बर्तन रहेगा उसी तरह का शेप ले लेगा। गैस जो है सब तरफ क्या रहेगा, इधर स्प्रेड होता हुआ रहेगा। अगला देखते हैं क्या बोला। प्लाज्मा इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा में सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड नहीं होता है, इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस सब का सब होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो यही पूछा था, इसमें से कौन सा पहचाना नहीं जा सकता, तो ये जो है ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। डिफ्यूजन ऑकर इन द एक्सट्रीम इंटेंसिटी इन। डिफ्यूजन का मतलब होता है बिखर जाना। आप देखो घर में कई बार होता है ना, परफ्यूम का बॉटल अगर टूट जाता है तो पूरा घर में देखोगे ना, थोड़ा देर में स्मेल फैल जाता है। तो यही बोल रहा है कि सबसे ज्यादा कौन बिखरता है, तो ये हो जाएगा गैस। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। डिफ्यूजन जो है सबसे ज्यादा होता है गैस के अंदर। इफ अमोनिया इज अ गैस, अमोनिया क्या है, गैस है। कम्फोर, कपूर क्या है, कपूर जो है एक सॉलिड है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। Which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो गलत है? The particles of matter are in the steady state। क्या पार्टिकल जो रहता है मैटर का रुका हुआ रहता है, नहीं, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करता है, तो यही गलत हो गया। यही गलत हो गया कि जो भी है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, सब मिलकर बना एटम से, और एटम जो है हमेशा वाइब्रेशन मोड में रहता है, तो स्टेडी स्टेट में रहता है, ये बात गलत हो गया। स्टेडी का मतलब होता है रुका हुआ स्टेट में, ये गलत हो गया। अगला देख लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल साइज। हाँ, ये स्मॉल ही होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, सबसे ज्यादा सॉलिड, फिर गैस, सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस होता है। देयर आर सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। देयर इज अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब जो एक ही तरह की चीज से मिलकर बना हुआ है। शुगर सोल्यूशन जो है, शुगर सोल्यूशन किसका है, चीनी और पानी का है, तो ये तो प्योर हुआ नहीं। अगला देखिए मीथेन। मीथेन जो है CH4। आप ये मत बोलना कि सर इसमें कार्बन है इसमें हाइड्रोजन, ये एक कंपाउंड है। CH4 मिलकर ये क्या बनाया, मीथेन बनाया है। तो मीथेन जो है एक प्योर सब्सटेंस है। मिल्क जो है, मिल्क में क्या होता है, आपका फैट होता है और वाटर होता है, तो ये भी क्या एक तरह का मिक्सचर है। एयर जो है एक मतलब क्या इम्प्योर है।
एयर जो है, एयर में आपको पता है 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और कुछ डस्ट पार्टिकल भी होता है, तो ये भी क्या हो गया इम्प्योर। इसमें बोला था प्योर सब्सटेंस कौन सा है, तो मीथेन जो है प्योर सब्सटेंस है। आप अलग अलग कंसिडर मत करना, सी और H4 दोनों मिलकर ये क्या बना रहा है, मीथेन बना रहा है, ये एक ही तरह का मॉलिक्यूल से बना है। अगला है which of the following is are true? Rigidity. According to the type of substance, size varies depending on the location of the particles. गलत बात। रिजिडिटी किसी भी चीज का ये डिफाइन करता है कि उसका शेप कैसा रहेगा। मान लो आपके हाथ में एक बॉटल है, आप उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हो, वो घूम नहीं रहा, वो अगर घूम नहीं रहा तो उसके अंदर क्या है, एक मतलब बाइंडिंग बना हुआ है मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर वो मूव नहीं कर रहा तो यही उसका क्या कहलाएगा, रिजिडिटी कहलाएगा। पर यहाँ आपको क्या बताया है पार्टिकल का शेप के बारे में कि उसका शेप कैसा होगा, वेरी साइज, ऐसा कुछ नहीं है। आगे पढ़ते हैं। फॉर एन एग्जांपल, सॉलिड हैव द फिक्स साइज, सॉलिड के पास फिक्स साइज होता है, ठीक है। व्हाइल लिक्विड अटेन द साइज ऑफ देयर वेसल, हाँ लिक्विड को जिस वेसल में आप रखते हो उसका साइज ले लेता है, पर इससे रिजिडिटी का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। रिजिडिटी का मतलब होता है कोई भी बॉडी जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो वो उस फोर्स को इंड्योर करने की कोशिश करेगा, उस फोर्स को बर्दाश्त करने की कोशिश करेगा, ना कि वो मुड़ जाएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है, गलत हो गया। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में देखते हैं। दबाव, दबाव क्या होता है, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दैट रिड्यूस देयर वॉल्यूम एट हाई प्रेशर, दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड इन गैस। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी के लिए बात सही है। मान लो आपके पास 1 लीटर गैस है, एक टंकी में 1 लीटर गैस है, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि उस गैस को एक छोटा सा कंटेनर जिसका वॉल्यूम है 250 ml का है, आप उसमें भरना चाहते हो, आप क्या करोगे, गैस को दबाओगे और गैस बड़ा आसानी से दब जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका, ऑप्शन सी जो है इसका ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन जो ये है, रिजिडिटी का डेफिनेशन गलत दिया हुआ। रिजिडिटी किसी भी बॉडी को उसका शेप चेंज करने से रोकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द मिक्सचर कैन बी डैश इन नेचर। मिक्सचर जो होता है वो आपका एक होता है होमोजेनियस और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस। तो मिक्सचर आपका किसी भी तरह का हो सकता है, होमोजेनियस भी हो सकता है, हेट्रोजेनियस भी हो सकता है। अगर सेम तरह का चीज को आप मिला रहे हैं, सेम तरह की चीज को मिला रहे हैं तो होमोजेनियस, अब अलग अलग तरीके की चीज को मिला रहे हैं तो हो जाएगा हेट्रोजेनियस हो जाएगा। मान लो आप चीनी को पानी में डाले घोल देते हो, ठीक है, वो देखने में किस तरह लगेगा, लिक्विड लगेगा। ये एक तरह की जब चीज मिलकर क्या बनाया, एक सॉल्यूशन तैयार किया, ये हो गया होमोजेनियस। आपके घर में चावल है और चावल के अंदर आप कुछ कंकड़ पत्थर डाल देते हो, आप दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाओगे तो वो क्या होगा, हेट्रोजेनियस। तो मिक्सचर जो होता है वो होमोजेनियस एज वेल एज हेट्रोजेनियस दोनों होता है। एन एलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ, एलॉय जो है क्या है, एलॉय होता है अलग अलग ये लेते हो, अलग अलग दो सब्सटेंस लेते हो, उनको मेल्ट करते हो, मिलाते हो, तो जब दो सॉलिड को मिलाते हैं, सॉलिड को मिलाते हैं तो ये बनाता है सॉलिड सोल बनाता है। इमल्सन जो है ना, इमल्सन है फैट में, इमल्सन का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है ना ये मिल्क है, ये एसएससी में भी आ चुका है, मिल्क है इमल्सन। फैट में हम लोग जब लिक्विड मिलाते हैं, पानी को मिलाते हैं तो क्या बनाता है, इमल्सन बनाता है। और कोलाइडल सोल्यूशन आपको पता है कि जब हम लोग हवा में देखते हैं ना, कई बार लाइट में आप देखोगे तो आपको डस्ट पार्टिकल मूव करता हुआ मिलेगा, इसको बोलते हैं कोलाइडल। या फिर आप देखोगे गंदा पानी जो होता है, घर में कई बार आ जाता है गंदा पानी, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल मूव करता है उसको बोलते हैं कोलाइडल पार्टिकल बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। एलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल। Which of the following is a heterogeneous mixture? इसमें से कौन सा हेट्रोजेनियस मिक्सचर है? आप देखो ये क्या है, ब्रास है, ब्रास से कॉपर और टिन का मिलकर बना हुआ है। तो ये जो है दो अलग अलग धातु है, दोनों को पिघलाया गया और पिघला के बनाया गया क्या, एक तरह का ब्रास, एक नया मेटल बनाया गया। शुगर सॉल्यूशन जो है इन वाटर, शुगर को जब हम लोग पानी में घोलते हैं तो ये क्या होता है, होमोजेनियस बनेगा। ये देखो हवा में सब एक ही तरह का चीज है हवा में, लेकिन इसमें हम क्या बतलाए थे कि इसमें फैट जो है, फैट प्लस वाटर होता है, मिल्क में फैट प्लस वाटर होता है। यही बोला था इसमें से हेट्रोजीनियस कौन सा है, तो मिल्क जो है ये हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है, ऑप्शन डी। और ये मिल्क जो है ये इमल्सन भी है। आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द गिवन, इसमें से ऑड कौन सा है, इसमें से अलग कौन सा है सबसे। अब इसमें देखो विंड जो है, विंड, एलॉय, मिल्क, ये सब का सब एक जैसा है, बस इसमें जो वाटर है ना, वाटर जो है ये एक कंपाउंड है। वाटर जो कंपाउंड है एक्चुअली क्या है, वाटर का फॉर्मूला H2O, ये कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिला है। और इसके अलावा जितना भी है ये जो है आपका ये एक सॉल्यूशन है। मिल्क जो है, आप मिल्क में आपका होगा फैट प्लस वाटर, इमल्सन है। ये क्या है, एक मिक्सचर है, ये क्या है, एक मिक्सचर है। इसमें भी होता है आपका नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, सब कुछ होता है। ये सारा का सारा क्या है, मिक्सचर है। पर ये देखो ये कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है ये वाटर। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। The physical state of ordinary substance does not include dash substance। फिजिकल स्टेट जो है, आप देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है, आप किसी भी चीज को कैसे डिफाइन करते हो, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, गैस है। कभी उसको कोलाइडल लेवल पे आप बात नहीं करते हो, कोलाइडल एक सोल्यूशन होता है पर आप कोलाइडल लेवल पे बात नहीं करते हो। हम लोग बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर इज एयर क्या है, एयर एक मिक्सचर है, प्योर मिक्सचर तो नहीं है, ठीक है। ब्लेंड ओनली, ये भी नहीं है। मिक्सचर ऑफ एलिमेंट ओनली, ना, मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट एंड द कंपाउंड। एयर जो है मिक्सचर है एलिमेंट का और कंपाउंड्स का। आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो छोटे डस्ट पार्टिकल होता है वो भी मूव करता है एटमॉस्फेयर में, आपका क्या है डिफरेंट गैसेज जो मूव करता है तो अवेलेबल होता है, तो इसको बोलते हैं मिक्सचर।
The heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the medium is called, तो क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे। आप घर में देखे होगे कई बार पानी आपको मिलता है कांच ग्लास में, आप देखिए उस पानी में कई बार डस्ट पार्टिकल थोड़ा थोड़ा जाता है ना, तो वो नीचे बैठता है और वो चारों तरफ मूव करता रहता है, इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं, इस तरह का जो नहीं भूलता। Which law in science does not follow the property of mixture, इसमें तो कौन सा है जो मिक्सचर का प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। The components of the mixture retain their property, हाँ आप समझो ना, चीनी को पानी में मिला रहे हो, चीनी का क्या है, स्वीटनेस है, ठीक है, प्रॉपर्टी, तो वो क्या रहता है कि अपना प्रॉपर्टी को पानी में मिक्स कर देता है। जब आप पीजिएगा तो वो फील होगा कि इसमें मिक्स है। और जब नमक को पानी में मिलाते हो तो वो अपना एक टेस्ट का ये देता है। तो बोल यही रहा कि कोई भी चीज जब आप मिक्स करते हो तो अपना प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। मिक्सचर कैन बी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, हाँ ऑब्वियसली जब मिक्सचर बना रहे हो तो अलग अलग चीज का मिक्सचर बनाओगे। आप देखो ना, जो एयर है, एयर में 78% हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, बहुत डिफरेंट तरह की गैस है, तो सब तो अलग अलग तरह की चीज है ना, तो डिफरेंट तरह की चीज का मिक्सचर बनाते हैं। इट इज सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, हाँ ज्यादातर हम लोग सेपरेट कर ही पाते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। इट स्ट्रक्चर इज फिक्स, गलत बात ये नहीं है, इसका स्ट्रक्चर फिक्स होगा ये जरूरी नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन डी से गलत हो गया। When two liquid do not dissolve, एक दूसरे में घुल नहीं रहा, when two liquid do not dissolve in each other and do not form a solution, what is it's called? आप देखिए पानी के ऊपर किरासन तेल, पानी के ऊपर किरासन तेल क्या होता है, ऊपर में ही रह जाता है, तो इसको बोलते हैं इममिसिबल, जो एक दूसरे से घुल नहीं सकता है, तो उसको बोलते हैं इममिसिबल। ऑप्शन सी इज राइट। सुगर इज अ डैश इन शुगर सॉल्यूशन, शुगर क्या है, सॉल्यूट है, शुगर क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट है किसमें, वाटर में, तो यहाँ सॉल्यूट नहीं दिया हुआ, इसमें दिया है डिजॉल्व सब्सटेंस, जो घुलनशील सब्सटेंस है, शुगर क्या है, डिजॉल्व है वाटर में। डैश इज नॉट अ कंपाउंड, इसमें तो कौन सा कंपाउंड नहीं है, लेड का क्या होता है सिंबल, पीबी। चौक का है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है H2S। आपसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला कि सारे अंडे की तरह स्मेल करता है हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2, ये देखो ये इसमें सल्फर है, ऑक्सीजन है, सल्फर और ऑक्सीजन है, ये क्या हो गया कंपाउंड, इसमें हाइड्रोजन है और सल्फर है, ये क्या हो गया कंपाउंड, इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये भी क्या हो गया कंपाउंड हो गया। जो लेड है ना, लेड कोई कंपाउंड नहीं है, लेड एक एलिमेंट है और कोई कंपाउंड नहीं है। A mixture of sand and sugar is an example of, sand और sugar को जब आप मिलाओगे तो आपको बाहर से दिख जाएगा, और जब बाहर से कोई चीज दिखने लगे कि अलग अलग है तो उसे क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन बोलेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज द पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो फर्मेंटेशन होता है इसमें जो पायरुवेट होता है ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है फर्मेंटेशन। At what temperature does gypsum get converted into plaster of Paris? जिप्सम का जो आपको फॉर्मूला पहले पूछा गया है, अब याद रखो CaSO4.2H2O। जब इसको हीट किया जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, हीट किया जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4.1/2H2O। तो अब देखो आपको पहले ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, जो केल्विन होता है ये होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री, 273 कितना पे गर्म कर रहे हो आप, 100 डिग्री पे गर्म कर रहे हो, प्लस 273, तो यहाँ से कितना बचा 373, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जिप्सम को जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज करें तो कितना % पानी जो है वो वाष्प में बदल जा रहा है, मतलब उड़ जा रहा है। तो आप देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल था, 2 से कितना पे आ गया 0.5 पे आ गया, तो 75% जो है डिक्रीज कर जा रहा है, 75% जो है पानी घट जा रहा है इसमें से, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट, फर्मेंटेशन जो होता है ईस्ट के साथ, तो पायरुवेट जो होता है पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है, इसमें किसमें कन्वर्ट होता है, तो ये होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। फर्मेंटेशन का मतलब देखोगे, घर में देखे भी होगे, कई बार आटा सना जाता है, उसके बाद उसको ढक कर रख दिया जाता है, उसके अंदर फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगता है। यही वजह है कि जब रोटी बनता है, काफी देर रखा हुआ आटा का जब रोटी बनता है तो उसके अंदर छोटे छोटे छेद होता है, उस छेद के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। Conversion of ethanol to ethanoic acid is catalyzed by, देखो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अल्काइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाओ, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसको आपको ऐसे ही करना होगा। Which of the following is the process of converting sugar into alcohol? शुगर को अल्कोहल में जब वो कन्वर्ट करते हैं इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, मतलब केमिकल चेंज होना चाहिए। देखिए चेंज दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज उस तरह का चेंज है जिसमें आप पुराने स्टेट में दोबारा से आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में क्या है, आइस आइस है, वो मेल्ट होकर वाटर बनेगा, अगर हम उस वाटर को फिर से जमा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आइस क्यूब बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, कि पुराना स्टेट से फिर नया स्टेट में आना, ये होता है। और जंग लगना, जब लोहा के ऊपर जंग लग जाता है, क्या आप उसको फिर पुराने जैसा जो लोहा था, जो था जिसमें जंग नहीं लगा था, क्या उसमें आ सकते हो, नहीं आ सकते। जब नहीं आ सकते तो उस तरह का चेंज को क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। तो देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है नॉट फिजिकल चेंज, मतलब केमिकल चेंज होना चाहिए। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, आप आइस का एग्जांपल ले लो ना, आइस का एग्जांपल ले लोगे तो ये क्या है, ये तो एक फिजिकल चेंज है, ये तो एक फिजिकल चेंज है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, ठीक है, गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। आप जब क्या करते हो, अब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो उस लिक्विड को फिर दोबारा से गर्म करके तो आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये भी क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया है। उसके बाद फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस, फर्मेंटेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो, आप क्या करते हो, लिक्विड को गर्म किए गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस को ठंडा किया लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। यही पूछा था केमिकल चेंज कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, केमिकल चेंज। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, देख लो। फ्यूल बर्निंग ये केमिकल चेंज है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक वाटर, ये भी एक केमिकल चेंज है। ऑक्सीडेशन या फिर जंग लगना लोहा में, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। ग्लोइंग ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम वायर को जब गर्म करोगे, ठीक है, तो वो चमकने लगेगा, जैसे वो ठंडा होगा उसका चमक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज आपसे यही बोला था कि कौन सा इसमें केमिकल चेंज नहीं है, तो यही है, एक केमिकल चेंज नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है, साउरिंग ऑफ बटर, बटर का खट्टा होना, ठीक है। अब बटर से दोबारा से दूध नहीं बना सकते, अगर आपको लगता है कि बटर खट्टा हो गया तो आप उसको दोबारा से दूध नहीं बना सकते, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। अगला देख लेते हैं, मेकिंग ऑफ ड्राई आइस, आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा। ड्राई आइस जो है वो किस चीज का बना होता है, तो सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। ये पहले आया हुआ रेलवे में, पहले आया हुआ कि ड्राई आइस क्या होता है, तो ये सॉलिड CO2 होता है। अब देखो, अब इसको जब दोबारा से गर्म करोगे ना तो ये फिर गैस बन जाएगा, दोबारा से जमा दोगे तो ये आइस बन जाएगा। तो ये फिजिकल चेंज है, एक फिजिकल चेंज। हीटिंग ऑफ प्लेटिनम वायर फिजिकल चेंज है। आयरन को जो मैग्नेटाइज करते हैं, जब आयरन में एक आयरन का टुकड़ा, कच्चा आयरन है, इसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हटा दोगे ये क्या हो जाएगा, दोबारा से अपना वही नेचर में आ जाएगा, पुराना लोहा की तरह। तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ, लोहे में जंग लगना क्या है, केमिकल एग्जांपल है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, लोहे में जंग लगना एक केमिकल एग्जांपल है, केमिकल चेंजेस है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज का एग्जांपल है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो है ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। सॉलिड गैस में कन्वर्ट हुआ, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, किसी भी चीज को क्रिस्टलाइज, जमाना को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन जो है, न्यूट्रलाइजेशन जो आपको आता है, ये पहले क्वेश्चन में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। जो आप एसिड का बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो, बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो ये आपको बनाता है सॉल्ट, सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। ये क्या है, केमिकल चेंज है, ये जो है केमिकल चेंज है। एसिड बेस का जो हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, इस रिएक्शन को भी बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें बनता है नमक बनता है और पानी बाहर निकलता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ये केमिकल चेंज है। डैश इज नॉट अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, मतलब फिजिकल चेंज होना चाहिए। बेकिंग ऑफ एग, अंडा बनाना, ठीक है, दोबारा ऐसा नहीं कि ऑमलेट से दोबारा अंडा बन जाएगा, तो ये केमिकल चेंज है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, हाँ, एक आइस क्यूब को मेल्ट करो, पानी बन जाएगा, पानी को दोबारा से जमा हो क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। यही आपको बोला था नॉट केमिकल चेंज, मतलब फिजिकल चेंज होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जब अंगूर को हम लोग सड़ाते हैं, फर्मेंटेट करते हैं, तो ये बन जाता है अल्कोहल, और अल्कोहल बनता है केमिकल रिएक्शन से, तो ये केमिकल रिएक्शन। राइपिंग ऑफ फ्रूट, फलों का जो पकना है ना, ये केमिकल चेंज है। ऐसा नहीं पका हुआ फल से दोबारा रिटर्न होकर आप उसको कच्चा फल बना सकते हो, ऐसा नहीं है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये क्या है, फिजिकल चेंज है, ये है फिजिकल चेंज। कर्डिंग ऑफ मिल्क, जब दूध से दही जमा लेते हैं तो दही से भी दोबारा दूध बनाना पॉसिबल नहीं है, तो ये केमिकल चेंज है। ऑप्शन सी इसका राइट है। What is the name of process in which gas is directly converted into solid? गैस को हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे रहे हैं सॉलिड में, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। अब गैस को काफी हाई, मतलब क्या बोलते हैं, काफी लो टेम्परेचर पर सडनली ये करते हो। आप बहुत बार देखे होंगे यूट्यूब वगैरह में कि मतलब बहुत ठंडा प्रदेश में क्या होता है, गरम पानी लेके जाता है, वो आसमान की तरफ फेंकता है ऊपर में, ठीक है, वो जम के पानी का बूंद नीचे गिरता है, तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन, बोलते हैं जमाव। Which of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken or not? हम लोग किस चीज से ये पता लगा सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। चेंज इन स्टेट, हाँ
हो सकता है दो आप लिक्विड को मिला रहे हैं, वो एक अलग तरह का चीज बना दिया, ठीक है। इससे हम लोग को पता चल सकता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है। गैस इमिशन, अगर उसके अंदर से गैस निकल रहा है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ होगा, तभी तो उसमें गैस निकला, तो इससे भी हम लोग को पता चल सकता है। कलर चेंज होगा, कलर चेंज ऐसे तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ होगा उसके अंदर। तो ऑल दिस ऑप्शन जो है ये सही है, जिससे हमको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है? फिजिकल चेंज है वाटर चेंजेस टू आइस, हाँ पानी का बर्फ में जमना जो है ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, हम लोग हवा से सांस लेते हैं, तो अपने बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन ही तो नहीं जाता, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन सब जा रहा है बॉडी में, ठीक है। पर अपना बॉडी क्या करता है, ऑक्सीजन को, जो लंग्स है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और उसको ब्लड के साथ मिलाकर ऑक्सीहेमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं केमिकल। डाइजेशन इन ह्यूमन, हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, बॉडी क्या करता है, उसको ब्रेक करता है, ब्रेक करके सिंपल चीजों में तोड़ देता है, तो ये भी क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। मेकिंग यागुर्ट टू मिल्क, ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो इसमें पूछा गया था फिजिकल चेंज कौन सा है, तो वाटर का जो है जमना है, ये एक फिजिकल चेंज है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है केमिकल चेंज का, मतलब फिजिकल चेंज होना चाहिए। डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज है, मेकिंग कर्ड टू मिल्क ये केमिकल चेंज है, चेंज इन वाटर टू वेपर ये एक फिजिकल चेंज है, ये रस्टिंग ऑफ आइस ये जो है केमिकल चेंज है। आपसे यही बोला फिजिकल चेंज कौन सा है, तो पानी का भाप में बदलना जो है फिजिकल चेंज है। पानी भाप में बदल के दोबारा से ठंडा करो, वो क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक केमिकल चेंज है। कन्वर्सन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, हाँ यही ऑप्शन यही सही हो जाएगा कि आप जब दूध से दही बनाते हो, ये क्या है, केमिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है। आप फिर दही से दूध नहीं बना सकते, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। व्हाट इज द नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्यों जरूरत है, टू इंडिकेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कोई बात नहीं होगा इसमें, ठीक है। टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बात सही है, ये बात सही है। फॉर एग्जांपल आपको इस बतला रहे हैं, ये H2 है, H2 प्लस O2 रिएक्ट करता है और बनाता है H2O बनाता है। आप इधर देखो, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, पर यहाँ पर है क्या, हाइड्रोजन 4 हो गया। तो यहाँ भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर भी हो गया 4 हाइड्रोजन, इधर भी हो गया 4 हाइड्रोजन, यहाँ हो गया 2 हाइड्रोजन, यहाँ हो गया 2 हाइड्रोजन। देखिए ये 2 जो है ना, इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है, दोनों के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मास को कंजर्व करते हैं कि मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। एंटोनियो लेवोजियर जो था वो इस लॉ को बतलाया था कि मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। Which law state that mass cannot be produced or destroyed in the chemical reaction? एंटोनियो लेवोजियर बतलाया था इसको, the law of conservation of mass, मास को ना तो बनाया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता है, ये होगा ऑप्शन डी। The balanced chemical equation corresponds to, ठीक है, हम लोग जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो बैलेंस करते हैं, इसका रीजन क्या है, तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लगाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। During the chemical reaction, the sum of the masses of reactant, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में है, and the product जो राइट हैंड साइड में है, ठीक है, अनचेंज रहता है। What is this called? इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ऑप्शन डी। और इसको बतलाया किसने था, एंटोनियो लेवोजियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। Who among the following scientists propounded the law of constant ratio? रेशियो कांस्टेंट है, बात को समझो, कार्बन डाइऑक्साइड है। इंडिया में कार्बन और ऑक्सीजन का जो यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर कार्बन में कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर होता है 12। ऑक्सीजन में कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर कितना होता है 16। तो 16 है, यहाँ पर 2 है, तो कितना हो जाएगा 32। अगर इंडिया में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो CO2 में अगर 12 और 12 नहीं, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 8। 3:8 में है। तो यूएस में, जापान में या फिर दुनिया के किसी भी कोने में कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो होगा क्या यही रहेगा, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स में कार्बन डाइऑक्साइड में 3 भाग रहेगा कार्बन का और 8 भाग रहेगा ऑक्सीजन का, तो यही बोलता है कांस्टेंट रेशियो का जो लॉ है। इसको किसने दिया था, तो जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जोसेफ प्रोस्ट ने इस थ्योरम को दिया था कि रेशियो कांस्टेंट रहेगा। द रूल ऑफ कांस्टेंट रेशियो वाज गिवन बाय द जोसेफ प्रोस्ट, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। According to the law of constant proportion, ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द केमिकल मैटर हैव द डिफरेंट मास एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ,
डिफरेंट डिफरेंट अगर एटम ले रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, उसका मास होगा, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, अलग अलग एटम लिए, अलग अलग एटम लिए, ठीक है, ये 2 है, ये 5 है, आप इस तरह लिए, आप ऐसे नहीं लोगे कि 7.5 ले लें ऑक्सीजन और 3.5 ले लेते हैं नाइट्रोजन और उनको रिएक्ट करवा के कुछ बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको जो लेना होगा होल नंबर में लेना होगा। ठीक है, इस बारे में जो बताया था जॉन डाल्टन ने बोला था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, हमको देखना क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन दोनों में लॉ ऑफ कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है। इन केमिकल मैटर एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अभी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में देखे थे, कार्बन कितना था 3, ऑक्सीजन कितना था 8, इनका प्रोपोर्शन फिक्स है। पूरा यूनिवर्स में आप कहीं भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो उसके अंदर जो प्रोपोर्शन रहेगा फिक्स रहेगा। तो स्टेटमेंट तो ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बतला रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। According to which of the following rule, a given chemical substance always contains the same element that combine in the definite proportion। तो ये क्या बतला रहा, लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो, कि इसका जो रेशियो होगा फिक्स रहेगा। आप यहां देखिए, यहां जो बोला है ना डेफिनाइट प्रोपोर्शन, यही इसका मतलब है कि जो भी आपका रहेगा अमाउंट वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो। ऑप्शन ए इज राइट। All sample of carbon dioxide contain carbon and oxygen in the mass of 3:8 का रहता है। This is the agreement with which law, मतलब ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स थ्योरी वाज बेस्ड ऑन विच रूल, ये किस रूल के ऊपर बेस्ड है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, ये जो फिक्स रेशियो है इसको भी फॉलो करता है, केमिकल कॉम्बिनेशन इसको भी फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको फॉलो नहीं करता है, मास कंजर्वेशन इसके ऊपर भी काम करता है। ठीक है, डाल्टन्स का थ्योरी जो बेस है, ठीक है, वो केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस है। अगर ये आपको तीनों दिया हुआ है ना, तीनों में इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं कि ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, हाँ ये भी सही है, केमिकल कॉम्बिनेशन ये भी सही है कि केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड फिक्स प्रोपोर्शन, ये भी बात सही है। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड डेफिनाइट रेशियो, ये बात भी सही है। लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन एंड द केमिकल कंपोजिशन, ये सारा का सारा बात जो है सही है। इसमें जो आपका ऑप्शन लिया है, ऑप्शन बी लिया है किताब में, जबकि सारा का सारा स्टेटमेंट जो है सही है। ये सब नियम पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो करता है, केमिकल कॉम्बिनेशन भी फॉलो करता है, उसके बाद डेफिनाइट जो रेशियो होता है इसके ऊपर भी है, तो ये सारा का सारा स्टेटमेंट जो है सही है। Which of the following statement is correct according to Dalton's method? ठीक है, molecules of the same element have the same atomic mass, सही है, and size but not in the same chemical nature, गलत बात। अगर सेम ले रहे हो ना, सेम क्या बोलते हैं एलिमेंट एटम ले रहे हो तो उनका मास साइज सब कुछ सेम होगा, इवन केमिकल नेचर भी क्या होगा, सेम होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। अगला देखते हैं, द मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ये बात भी गलत होगी। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि जो एक होता है एटम होता है, एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, पर हमको अकॉर्डिंग टू डाल्टन बताना है। डाल्टन बताया था एटम इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, इसको और नहीं तोड़ा जा सकता। हमको बाद में पता चला कि एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो ये स्टेटमेंट सही होने के बावजूद भी डाल्टन के हिसाब से क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूल इज द सेम एज द एलिमेंट इज डिफरेंट, गलत बात है। डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक मास होगा, तो ये बात भी गलत हो गया। एटम आर इंडिविजुअल, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, यही बात को डाल्टन ने कहा था कि एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल है और उसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो ये बात सही है। 12 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से कौन सा बात इसमें से गलत है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मास नंबर एंड केमिकल प्रॉपर्टी, हाँ अलग अलग रहे हैं, अलग अलग अगर आप एटम ही ले रहे हो अलग अलग एलिमेंट तो उसका नेचर भी अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। एटम कंबाइन इन प्रोपोर्शन टू ए स्मॉल इंटीजर नंबर, हाँ ये बोला था कि जब भी आप किसी चीज का रिएक्शन करवा रहे हो तो आप इंटीजर नंबर में ले रहे हो, होल नंबर, एक एटम लेते हो आप अलग सब्सटेंस का, दूसरा लेते हो अलग सब्सटेंस का, बट जो होना चाहिए नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4, ऐसा नहीं कि 3.5 2.5 पौने 4 ले लिया, ऐसा कुछ नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एटम आर इनविजिबल पार्टिकल, हाँ दिखता थोड़ी है, इनविजिबल होता है, एंड कैन नॉट बी फर्दर डिस्ट्रॉय, फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉय, हाँ एटम को ना तो खत्म किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो ये बात भी सही है। ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ना एटम जब बहुत सारा एटम मिलता है, कई सारे एटम, तब वो बनाता है मॉलिक्यूल, और जो ये है डाल्टन बोला था एटम के बारे में ना कि मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है।
विच एमंग द फ्लोइंग टोल्ड अबाउट द इंडिविजुअलिटी ऑफ एटम, इंडिविजुअली की एटम जो है ना ये सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है, इसके बारे में डाल्टन ने बताया था, जॉन डाल्टन। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। which postulate that Dalton's atomic theory is the result of mass conservation, ठीक है, कौन इसमें बतलाता है कि जो एटॉमिक थ्योरी है वो मास कंजर्वेशन के ऊपर काम करता है। आइए देखते हैं। एटम्स जॉइन इन प्रोपोर्शन टू ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म, हाँ कंपाउंड, ये छोटे छोटे जो है छोटे छोटे पार्टिकल का मिलकर ये क्या बनाता है, ये लोग कंपाउंड बनाता है। तो ये बात सही है, हमको देखना है मास कंजर्वेशन के हिसाब से देखना है, तो ये बात सही है। यहाँ पर मास कंजर्वेशन में कुछ नहीं बोला है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, हाँ ये बात भी सही है, ठीक है। ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, हाँ सबके सब जितना भी है एलिमेंट्स या मैटर है सब छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, ये बात भी सही है। एटम आर इनविजिबल पार्टिकल, हाँ ये इनविजिबल पार्टिकल होता है। कैन नॉट बी प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय, हाँ इसको भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता और खत्म नहीं किया जा सकता, यहीं पर बात है वो, ठीक है। इसको ना तो बनाया जा सकता ना खत्म किया जा सकता है। और जब किसी चीज को बनाया ही नहीं जा सकता या फिर उसको खत्म ही नहीं किया जा सकता तो वो क्या मास कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। सोचने का चीज है कि आप किसी चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, किसी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मतलब वो हमेशा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो मास कंजर्वेशन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर मास कंजर्वेशन हुआ कि नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। डैश proposed that each element has a particular atomic mass, किसने बताया था कि हर एक जो एलिमेंट है ना उसका अलग अलग एटॉमिक मास है, मतलब अलग अलग एटॉमिक मास है। इसके बारे में बताया था जॉन डाल्टन ने, ठीक है, कि दुनिया का हर एक चीज टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, हर एक का एटम क्या है, अलग अलग है। Which scientist provided the basic theory about the nature of matter, एटॉमिक थ्योरी जो दिया है जॉन डाल्टन ने दिया है सबसे पहला बार, यही बोला नेचर ऑफ मैटर के बारे में सबसे पहला बार किसने बताया था, तो जॉन डाल्टन ने बताया था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर और एटॉमिक वेट, ठीक है, मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये देखो ये सब जो है ना इनर्ट गैस है, ये नियॉन हो गया, आर्गन हो, ये सब इनर्ट गैस है। आप सुने होंगे इसके बारे में क्या बोलते हैं, फास्फोरस P3 आप सुने होंगे, P3 इसको बोलते हैं रेड फास्फोरस। मैच बॉक्स होता है, माचिस का डिब्बा, मैच बॉक्स में इसका यूज किया जाता है, बॉक्स में इसका यूज, इसमें 3 होता है। आप सल्फर सुनोगे, सल्फर S8, यही बोला गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें है, तो सल्फर में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है NaCl, जैसे ऊपर टेबल सॉल्ट लिखा जाएगा, जिसे मॉलिक्यूलर वेट पूछा जा रहा है लगभग। सोडियम पे जो होता है एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास नंबर होता है 23, ठीक है। क्लोरीन का जो है 17 होता है आपका एटॉमिक नंबर, और जो आपका मास नंबर होता है ये होता है 35.5 होता है, ठीक है। जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 5 हो गया, 58.5। तो आपको यही बोला है कि रफली अप्रोक्सीमेट बोला है, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 58.5 ग्राम पर मोल होता है, ऑप्शन डी इसका राइट है। इन अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द रेशियो, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3, अमोनिया फॉर्मूला है NH3। आपसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को पूछा है, जब भी आपको इस तरह रेशियो पूछा जाएगा, चलिए यहाँ तो दिया हुआ मास, अगर मास नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो आपको समझना होगा कि मास का दिया हुआ रेशियो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और मास नंबर होता है 14। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, ठीक है, तो कितना है, 3 है ना, हाइड्रोजन तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो रेशियो कितना होगा, 14:3, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। एटम्स केमिकली कंबाइन टू बिकम, एटम जो है केमिकली कंबाइन और क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। डाल्टन बोला था कि दुनिया का हर एक चीज, यूनिवर्स का हर एक चीज किससे मिलकर बना है, एटम से बना है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं नाइट्रोजन लिखते हैं तो क्या हो गया, एटम हो गया। अगर इसी नाइट्रोजन को अगर ऐसे हम लिखते हैं तो ये हो गया मॉलिक्यूल हो गया। तो वही बोला गया है एटम केमिकली कंबाइन टू बिकम, केमिकली जब ये कंबाइन होता है, ये हो गया एटम, ये हो गया एटम, और ये हो गया मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मॉलिक्यूल, जब एटम केमिकली कंबाइन होता है तो वो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट का जो एटम बोल रहा है, और द डिफरेंट एलिमेंट टुगेदर कैन मेक, ठीक है, सेम हो और या डिफरेंट हो, अगर वो एक साथ मिल रहा तो मिलने के बाद क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। एटम जब मिल रहा, ठीक है, सेम एलिमेंट का हो या डिफरेंट एलिमेंट का हो, वो बनाएगा मॉलिक्यूल, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन द 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट, सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CuSO4.5H2O। इसको देखिए कुछ याद आया होगा आपको, इसी को बोलते हैं ब्लू वेट्रियल बोलते हैं, ठीक है। यही पूछा गया
हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन द 1 मोल ऑफ द कॉपर? कितना है वाटर में? कितना? 5 है। आपको ये याद रखना होगा। CuSO4.5H2 को क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियल बोलते हैं। ठीक है। इन CaO को क्या बोला जाता है? क्विक लाइम कहा जाता है। ये एसएससी में आया हुआ है। CO, द रेशियो ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20, मास नंबर होता है 40। ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर होता है 16। ठीक है, जो काट लो, 8 से जा रहा है, 8 × 5 = 40, 8 दूनी का 16, तो कितना होगा? 5:1। अगर आपको ना 1 से लेकर 1 से 30 तक का एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जा सकता है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तब। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय डैश प्रोपोर्शन टू द मास। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूछा है। वाटर का क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी कितना होता है? 1। तो 1 हाइड्रोजन का हो गया, और कितना मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का? 2। ऑक्सीजन में कितना है? 1 मॉलिक्यूल है। मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। तो जो काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द मास ऑफ नाइट्रोजन N2 एंड द H2 इन अमोनिया इज ऑलवेज इन द रेशियो। अमोनिया में आपसे पूछा गया, अमोनिया का होता है द मास ऑफ N2 एंड H2 इन अमोनिया। अमोनिया का होता है NH3 होता है। नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है। और हाइड्रोजन का होता है 1 होता है, मास नंबर तो 3 है, तो हो जाएगा 3। 14:3 हो जाएगा। हाउ मेनी एटम्स आर इन द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड? अमोनियम क्लोराइड जो होता है इसमें कितना मॉलिक्यूल होता है? ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है, ये होगा NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड ये हो गया। आपसे क्या बोला? हाउ मेनी एटम, कितना एटम होगा? अमोनियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला होता है NH4Cl। नाइट्रोजन 1 हो गया, हाइड्रोजन कितना है? 4 है, क्लोरीन कितना है? 1 है, तो कितना होगा? 4 1 5 और 1 6, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 7.5 ग्राम ऑफ गैस टेक्स अप 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। व्हाट इज इट गैस? इट इसमें से कौन सा है? आपको कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, ये बतलाना है आपको। आप ये बताओ कि 7.5 ग्राम में 7.5 ग्राम जो है, जो भी सब्सटेंस है, इसमें कोई भी जो सब्सटेंस है 7.5 ग्राम में, 7.5 ग्राम में कितना लीटर बन रहा? 5.6 बन रहा। तो ये बताओ 7.5 पर लीटर बन रहा, कैसे निकालेंगे? पर लीटर डिवाइड कर देंगे लीटर से। जब लीटर से डिवाइड करेंगे 7.5 ग्राम, तो एक चीज हमको ये पता चलेगा कि हर लीटर में, हर एक मतलब क्या बोलते हैं, 1 लीटर में कितना बनेगा? यहां से ग्राम निकल गया 7.5 बाई 5.6 बन गया। ठीक है। हमको पता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में कोई भी गैस का जो होता है वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर होता है। ये दशमलव से ये दशमलव चला जाएगा, 56 से 4 बार में ये चला जाएगा, 56 से 4 बार में, तो कितना हो गया? 7.5 दूनी का 15, 15 दूनी का 30 आ गया मेरा एटॉमिक मास। 30 जो आ गया एटॉमिक मास। अब इसमें से चेक कर लेते हैं कि इसका जो एटॉमिक मास 30 है, नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा? NO का, नाइट्रोजन का हो गया 14, ऑक्सीजन का हो गया कितना? 16, तो यहाँ से आ गया 30। तो मतलब मेरा जो पहला ऑप्शन है यही सही है। इसमें से बोला था, इसमें से कौन सा गैस है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया। इसमें से कौन सा गैस है जो ये प्रोड्यूस करेगा 30 ग्राम? ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैज द मोस्ट एटम? सबसे ज्यादा एटम किसके पास है? इसमें देखो, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, कितना हो गया यहाँ से? 4। हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो यहाँ से कितना आ गया? 4 1 5 2 7 आ गया यहाँ से। कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ से आ गया 3। कैल्शियम 1 प्लस यहाँ कितना है? ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1, बाहर में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 1 5, तो इसमें 5 है। आपसे हाईएस्ट पूछा तो हाईएस्ट किसमें हो जाएगा? H2SO4 में हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम है, मोस्ट एटम जो है H2SO4 में। और सबसे कम अगर पूछा जाता तो सबसे कम हो जाता आपका CO2 में। द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर ये है 20, एटॉमिक नंबर 20 है, और मास नंबर जो है 40 है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हाउ मेनी एटम आर इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4? इसमें कितना मॉलिक्यूल है? 1 हो गया नाइट्रोजन, 4 हो गया हाइड्रोजन, 4। इसके बाहर कितना? 2 है, यहाँ पर साफ से लिख देते हैं। नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 4, बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस सल्फर का 1, ऑक्सीजन का क्या है? 4 है, तो यहाँ से हो गया 5 दूनी का 10 और 5 15, तो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 15 इसमें क्या है? 15 एटम है NH4 होल ट्वाइस SO4 में।
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन NH4NO3 में कितना परसेंटेज है नाइट्रोजन का, कुछ नहीं दिया हुआ, आपको मास के साथ लेना है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन पूछा गया, नाइट्रोजन कितना है, 1 2, नाइट्रोजन जो है 2 है, ठीक है, 2 नाइट्रोजन है। उसके अलावा सारा का सारा जितना भी होता है हम लोग परसेंटेज चैप्टर में देखे होंगे, जिसके बारे में जितना के बारे में पूछ रहा है उतना को ऊपर रखते हैं और टोटल को नीचे लिखते हैं, और टोटल को नीचे आप लिख दो। टोटल जो है NH4NO3, ये मतलब एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 14 होता है, 2 कितना हो जाएगा 28 हो गया, ठीक है। यहाँ से एक नाइट्रोजन का निकलेगा कितना 14, हाइड्रोजन का कितना निकलेगा 1 तो 4 हाइड्रोजन का जो 4 नाइट्रोजन का यहाँ से आ जाएगा 14, ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, तो 16 तिया कितना हो गया 48, 16 तिया का 48, यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आ गया 48 और 10 58 62 66 68 78 78 आ गया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, गलत कर दिए हैं शायद, 16 तिया 48 48 और 10 58 62 और 80 आएगा, सॉरी 80 है, ये 80 होगा, ये 80 होगा। 100 से ये कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, 20 से काटिएगा 4 बार में, 20 से काटिएगा 5 बार में, ठीक है, 4 से काटिएगा 7 बार में, तो 7 बचे 35। एक्चुअली यहाँ हमसे काउंटिंग में भूल हो गया था। 72 नंबर, व्हाट इज द परसेंटेज अमाउंट ऑफ कार्बन इन द CO2, CO2 का आप 44 डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। कार्बन का पूछ रहा, कार्बन कितना होगा, कार्बन का हो गया एटॉमिक मास, सॉरी हो गया 12 और CO2 का होता है 44, आप निकालोगे आ जाएगा, यहाँ हो गया 100, 4 से काटोगे कितना बार में जा रहा है 11 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। कार्बन का पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन इन CO2, कार्बन का कितना होगा 11, 4 से किया 25 बार में, 25 नहीं का 250 300 बटा 11, 11 दूनी का 22 85 27 टाइम्स 77 27 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का हो गया आपको 16 गुना 2, तो यहाँ से आ जाएगा 16 दूनी का 32 और 12 44 हो गया। कार्बन का पूछा था तो कार्बन को ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे रखेंगे, टोटल को नीचे, जब वो कन्वर्ट कीजिएगा, जब ब्रेक कीजिएगा तो आ जाएगा 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है इसका। बोला गया था परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन H2O, हाइड्रोजन का बोला कितना है, हाइड्रोजन जो है 2, एक हाइड्रोजन का 1 हो गया, 2 है तो 2 हो गया, नीचे कितना हो गया 18, वाटर का 18 होता है, जो काटेंगे आ जाएगा 9, 1/9, परसेंटेज चैप्टर अगर पढ़े हो तो ये होता है 11.11%, 11.11%, ऑप्शन बी इसका राइट है। डैश इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट हैज फ्री एग्जिस्ट, कौन सा फ्री स्टेट में पाया जाता है, एटम फ्री स्टेट में पाया जाता है क्या, नहीं, एटम फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन ये तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में पाया जाता है, नहीं। हम क्या बताएं कि जब एटम को कई सारा एटम को ऐड करते हैं, तो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, तो ये मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूल जो कि फ्री पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, यही पूछा गया था इसमें। व्हाट इज द मास ऑफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल का वजन कितना वाटर का, एक मॉलिक्यूल का जो वजन है 2 हो गया हाइड्रोजन का, यहां से आ गया 16 तो आ गया 18, 5 का पूछा है ना, 18 25 का 90 यूनिट, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। डैश क्रेडिटेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड मॉलिक्यूल्स अराउंड 1896 के अंत तक किसने बताया था मॉलिक्यूल के बारे में, मॉलिक्यूल वर्ड किसने कॉइन किया है, तो ये हो जाएगा ऑसवाल्ड, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ऑसवाल्ड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, Na2CO3, इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। और जब इसको पानी में डालते हैं तो पानी में जब डालते हैं तो ये बनाता है Na2CO3.10H2 बनाता है। तो आप याद रखोगे, आपसे पूछा जाएगा कि जो है वॉशिंग सोडा है, जब उसे पानी में मिलाते हैं तो उसमें कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये ऐड होता है, तो हो जाए 10, आपको डेका दिया हुआ रहेगा। तो बोला क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। अब देखो यहाँ से सोडियम का कितना होता है 23, 1 दूनी हो गया 46, कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 16, 16 तिया का 48, 46 और 46 हो गया इधर, 45 दूनी का 90, 92, 8 और 2 10 और 6 16, जो भी आएगा आंसर उसका लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, ऑप्शन सी। यूनिट डिजिट आप देख लो, ऑप्शन डी इसका राइट है, 6 आएगा, 106। द मास ऑफ 0.6 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 0.6 मॉलिक्यूल के बारे में बात की जा रहा है, एटम के बारे में बात नहीं किया जा रहा। एक का कितना वजन होता है, एक का होता है सर 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 28,
28 हो गया, ये निकल गया, मॉलिक्यूल निकल के आया। आपसे एक मॉलिक्यूल के बारे में नहीं पूछा गया, 0.6 के बारे में पूछा गया, 0.6। तो 8 छके 48, जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट में क्या होगा, 8 आएगा। तो सबका 8 ही है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 168 आएगा, पर एक डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल है, तो यहाँ भी एक डिजिट के बाद क्या आएगा, डेसिमल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaOH होल ट्वाइस, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कैल्शियम का आपका हो जाएगा 40, कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन का हो गया 1, होल ट्वाइस दिया हुआ है। तो यहाँ से हो गया 40, यहाँ से हो गया 17 दूनी का 34, तो कितना हो जाएगा 74। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ द कंपाउंड कॉल्ड, ठीक है, ये सब होता क्या, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ना ये होता है एटम। एटम नहीं दिया हुआ, आपको क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। बहुत सारे जब एटम मिलता है तो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटम दैट कंसिस्ट अ मॉलिक्यूल इज नोन एज द, ठीक है, इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। आपको अभी समझा रहे हैं, ये है आपका ऑक्सीजन, ये है आपका ओजोन, ठीक है, ये ऑक्सीजन और दूसरा जो है एटम है। अब ये देखो, इसको बोलते हैं एटम, ये जो ऑक्सीजन है इसको बोलते हैं एटम, एटम। अब इन दोनों को जो बोलेंगे इनको बोलेंगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो है ऑक्सीजन जो है ये कितना मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, 2, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना है, तो आप बोलेगा 2। यहाँ पर पूछेंगे ओजोन में कितना ऑक्सीजन है, बोले 3। ओजोन क्या है, ओजोन जो है एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, तो ओजोन क्या है, एक मॉलिक्यूल है। पर हम उससे पूछेंगे इसका एटॉमिसिटी क्या है, तो जो जितना से मिलकर बना होगा वही उसका क्या होता है, एटॉमिसिटी। तो यही आपसे बोला गया था, द नंबर ऑफ एटम दैट कंसिस्ट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द एटॉमिसिटी। तो आपसे ओजोन का अगर पूछा जाए कि ओजोन का एटॉमिसिटी कितना है, तो 3, ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना है, 2, और जो सिंपल ऑक्सीजन है वो एक ही एटम से मिलकर बना है, तो ये हो जाएगा 1। हु डिस्कवर्ड द वर्ड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जो वर्ड है, ये जो हु डिस्कवर्ड द वर्ड मॉलिक्यूल, जो डेमोक्रेटिस। आपसे पूछा जाएगा कि एटम वर्ड जो है ना इसको भी किसने दिया, तो डेमोक्रेटिस ने दिया है। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो वहां पर पहला आएगा द टर्म एटम इज गिवन बाय डेमोक्रेटिस। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। A dash can be defined as the portion of an dash or the dash fraction of compound that is the capable to independent exist and independently exist करना चाहिए। जो काम का चीज यहाँ पर है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है नहीं, इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। ठीक है, बोल रहा फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे बोला है एटम के बारे में बात हो तो लार्ज का भी कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन बी भी खत्म हो गया। अब पहला में रख के देखते हैं। ठीक है, ए मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट का जो है पोर्शन होता है। ठीक है, ऑफ द डैश फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले आता है एटम। जब बहुत सारा एटम मिलता है तो ये बनाता है एलिमेंट, और जब बहुत सारा मॉलिक्यूल बनाता है, जब बहुत सारा मॉलिक्यूल मिलता है तो क्या बनाता है, एलिमेंट बनाता है। ये इसी तरह हो गया, ये जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में कि सबसे फंडामेंटल क्या है यूनिट बॉडी का, तो हम बोलते हैं सेल। जब बहुत सारा सेल मिलता है तो वो सब क्या बनाता है, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बनाता है। जब वही सब मिलता है तो क्या बनाता है, ऊतक बनाता है। जब बहुत सारा ऊतक मिलता है तो क्या बनाता है, शारीरिक ढांचा बनाता है। तो ये उसी तरह दिया हुआ था। एटॉमिक मास relative to all element have been found in the एटॉमिक मास जो है, जो हम लोग एटॉमिक मास बना 1/12, जो क्लास 11-12 पढ़े हैं साइंस में उनको पता होगा, 1/12 फॉर्म में निकालते हैं। 1/12 जो है ना कार्बन का एटॉमिक मास है। ठीक है, तो इस फॉर्म में निकालते हैं। अगर आपसे एटॉमिक वेट पूछा जाए तो माइंड इट, हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है 16 है। किसके कंपेयर में, तो आप बोलिएगा हाइड्रोजन के कंपेयर में, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम लोग कितना लेते हैं, 1, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 गुना हो गया। तो जब एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लेंगे। जब एटॉमिक मास निकालने का बात किया जा रहा है कि एटॉमिक मास जो हम निकालते हैं, ठीक है, तो कौन सा एटम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो कार्बन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। क्लास 11-12 में देखे होंगे आप लोग, और जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आप लोग याद कर लो, जो एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना जितना भी, वो कार्बन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ, ना कितना एटम प्रेजेंट है, तो यहां से कैल्शियम का हो गया 1, ऑक्सीजन का हो गया 1, हाइड्रोजन का हो गया 1, बाहर में कितना 2 है, तो 2 मिलकर 4 और 1 5, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सी एंड ओ इन CO2 इज प्रेजेंट। सी कितना होता है, कार्बन का हो गया एटॉमिक मास हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16 32, जो काटेंगे 4 से तो आएगा 3 अनुपात 8, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। The number of atom that consist a molecule is called, the number of atom that consist in molecules, इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। The atomic mass of nitrogen दिया हुआ 14, ठीक है, जो 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 दिया है। What will be the molecular mass of ammonia? अमोनिया का जो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए NH3,
NH3। नाइट्रोजन कितना है 14, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और हाइड्रोजन कितना दिया है 3, तो यहाँ से आएगा 17। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा 17। टू फाइंड द एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट फाइंड करना है ऑफ एन एलिमेंट विथ विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एटॉमिक वेट इज द एलिमेंट कंपेयर। अगर हम लोग एटॉमिक वेट को कंपेयर कर रहे हैं, एटॉमिक वेट को तो हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, हाइड्रोजन से। कौन सा चीज कितना गुना भारी है हम लोग हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे एटॉमिक मास वाला, कि एटॉमिक मास जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसका रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, तो C12 कार्बन के रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट एंड एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। मॉलिक्यूल के बारे में बात बोला है, एक ऑक्सीजन में कितना होता है 16, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात किया तो कितना आ जाएगा 32। बोला 32 में कितना मॉलिक्यूल अवेलेबल रहेगा, डिवाइड कर दो, एक में कितना होता है 6.023 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसको डिवाइड करोगे, इसको 6 ही मान लो, लगभग 6 से जब काटोगे तो कितना आएगा 5 पॉइंट समथिंग, और ये जो है ऊपर जाएगा तो आ जाएगा गुना 10 का पावर -23। तो होगा जो भी ऑप्शन डी होगा 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, ऑप्शन ए इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, इन 144 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम 10 ग्राम ऑफ एटम आर प्रेजेंट। 144 ग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता है मैग्नीशियम में जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ये होता है 12, और जो मास नंबर होता है ये होता है 24 25 120, 24 छक्का 144। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि 6 एटम होना चाहिए मैग्नीशियम का, अगर आपको 144 ग्राम मैग्नीशियम को प्राप्त करना है तब। विच अमाउंट ऑफ क्लोरीन given in the vessel of the 273 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस at 1 डेसीमीटर क्यूब कैपेसिटी will have the minimum pressure ये सब बिना मतलब का दिया हुआ है। ये अमाउंट पूछ रहा है ना, अमाउंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में आएगा क्या, मोल का फॉर्म में आएगा क्या, नहीं आएगा। आपको देखना है ग्राम वाला जो होता है आपका एटॉमिक मास होता है 35.5 होता है 35.5। आपसे बोला क्या है, कैपेसिटी बोला है। डेंसिटी कुछ तो क्या होता है मास बाई वॉल्यूम होता है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको अगर अमाउंट निकालना है तो आपको सब वॉल्यूम से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। वॉल्यूम कितना दिया 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है, तो डेसीमीटर दिया हुआ है, इसको हम सेंटीमीटर बदलेंगे 10 के पावर क्या करेंगे -1, और जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब का फॉर्म में होता है, वो कितना हो गया यहाँ, सॉरी 10 होगा, यहाँ पर 10 होगा 10, तो नीचे आ जाएगा 1000 35.5 डिवाइडेड बाई 1000। अब 1000 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा 0.035, तो हो गया आपका ऑप्शन सी हो गया। अच्छा है, द ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम। द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है 1.421 ग्राम पर सीसी। व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, आपसे ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम पूछा गया है। ठीक है, मॉलिक्यूल दिया हुआ ना, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ कितना 32, आपको डेंसिटी दिया हुआ कितना 1.421। ठीक है, आपसे क्या पूछा है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम होता है। आप इसको डिवाइड करो, जब यहाँ से 10 हटाओगे ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 जीरो आ जाएगा, यहाँ पर 3 जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32,000 डिवाइडेड बाई 1421 हो जाएगा। अब ये देखो जब इसको डिवाइड करोगे यहाँ पर तो आपको निकालना वॉल्यूम, वॉल्यूम जब ग्राम में होगा नहीं होगा, वॉल्यूम क्या ये तो डेंसिटी का दिया हुआ ये भी नहीं होगा। आपको या इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। क्या आप इसको से काटोगे 32,000 को काट रहे हो 1421 से, क्या एक बार में जाएगा, नहीं एक बार में नहीं जाएगा, ये जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है जिसको आप टिक लगा के आ सकते हो। देख लो ना यहाँ पर ग्राम दिया हुआ, वजन थोड़ी ना पूछा था जो ग्राम का यूज करेंगे, ग्राम पर सीसी यूज थोड़ी ना करेंगे, ये तो आपको दिया हुआ क्या बोलते हैं, ये आपको वॉल्यूम पर दिया हुआ है कितना वॉल्यूम रिक्वायर कर रहा है। तो इन दोनों में से मेरा कोई एक आंसर हो सकता था, ये दिया हुआ बस टाइम वेस्ट करने के लिए। अगर आपको यूनिट अच्छे से पता है आप टिक लगा दोगे, नहीं पता है सब बेकार हो जाएगा। Which of the following will have the maximum mass, इसमें से मैक्सिमम मास किसका है, तो देखो ये एटम दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इन दोनों को खत्म करो। यहाँ पर देखो 1 ग्राम जो दिया हुआ है ना, यहाँ 1 ग्राम में आपको पता है जो एटॉमिक मास होता है आयरन का कितना होता है 56 होता है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, मोल इक्वल टू जो होता है, मोल इक्वल टू होता है ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब यहाँ से अगर अमोनिया को निकालोगे तो अमोनिया कितना है 14 होते हैं 17 दिया हुआ है। ठीक है, मोल दिया हुआ 0.1, तो यहां से हम निकालते हैं ग्राम निकालेंगे तो ग्राम हो जाएगा आपका 17 डिवाइडेड बाई 0.1, तो यहाँ से आ जाएगा 170। यहाँ कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा।
जब इसको हम लोग 0.1 से डिवाइड करेंगे 17 को तो ये 170 बार में जाएगा, तो ये आपका ज्यादा हो गया। तो यही पूछा था मैक्सिमम मास किसका होगा, तो ऑप्शन डी। दी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12 दिया हुआ है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 24 ग्राम दिया हुआ है। बोल रहा है एटॉमिक मास होता है आपका कार्बन का 12 होता है, अगर आपको 24 ग्राम देते हैं तो उसमें कितना होगा, 2 मॉलिक्यूल होगा। ऑप्शन ए। हाउ मेनी एटम ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.6 मॉलिक्यूल ऑफ SO2। SO2 में एक मॉलिक्यूल में कितना होता है, एक में होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, यही तो होता है। ठीक है, एक में, पर आपको एक ना दिया, कितना दिया हुआ, 0.6 दिया हुआ, 0.6 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इधर इस 6 को इधर 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 36 पॉइंट समथिंग आएगा, 36 पॉइंट समथिंग इंटू 10 का पावर कितना आएगा, 23 आएगा। एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो जो भी आंसर होगा आपका 3.6 इंटू 10 का पावर 23 होगा। 3.6 इंटू 10 का पावर 23, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। PbO प्लस HCl दिया हुआ है, यहाँ पर रिएक्शन करा रहा। उसका बोला सॉल्व द इक्वेशन टू बैलेंस द एबव इक्वेशन HCl रिक्वायर्ड डैश मोल। बोल रहा कि HCl को बैलेंस करने के लिए, हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्लोरीन है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2, यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया, 1। क्या अगर हम इसको पूरे को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी देखिए आपका हो गया 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आपको यही बोला था बैलेंस करो। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 0.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना मास हुआ। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, ऑक्सीजन दिया हुआ ना, ऑक्सीजन क्या होगा, 16 दूनी का 32, एक मॉलिक्यूल में होता है, आपको कितना दिया हुआ, 0.3, 32 दिया होता है 96, 96। एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, 9.6, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल का जो वजन होता है 32 होता है, तो 0.3 का पूछा था, 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली आ जाएगा। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम वाटर में कितना होता है, 18 से हमको जाना है कितना में, 90 में जाना है, 90 में जाना है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो यही हो गया 5। मतलब 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेंगे तभी 90 ग्राम क्या होगा, बनेगा। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितना मॉलिक्यूल कंटेंट कर रहा है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ आपको, 6.023 एटम दिया हुआ है, एटम, ये तो होगा नहीं, ये गलत है, ये गलत है। देयर आर डैश एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितना होगा, 1 ग्राम में कितना होता है, 1 ग्राम जो होगा, 1 ग्राम में होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑक्सीजन में कितना होता है, 32 होता है, आपको दिया कितना है, 16 मतलब आपसे 0.5 का वैल्यू पूछ रहा। अब 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 6 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा सॉरी 16 ग्राम ऑक्सीजन के बारे में पूछा है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन को जगह 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ऑप्शन ये हो जाएगा। मतलब देयर आर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। given that 1 mole atom of oxygen weight दिया हुआ 16 ग्राम। what is the molecular weight of ozone। ओजोन का फॉर्मूला अगर पता है तो आपको ऐसे निकल जाएगा, अदरवाइज कहानी खत्म। 16 एक का है तो 3 का कितना हो जाएगा, 48 ग्राम, ऑप्शन बी इसका राइट है। Who introduced the word mole in chemistry। ऑसवर्ल्ड ने दिया है, ऑसवर्ल्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑसवर्ल्ड ने मोल वर्ड को कॉइन किया है। What is the unit of calculation for the chemist। केमिस्ट जो है ना ग्राम ना किलोग्राम कुछ नहीं, मोल का यूज करता था। मोल इक्वल टू होता है ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 54 ग्राम। 27 दूनी का 54, मतलब 2 क्या होगा, 2 एटम होगा एल्यूमिनियम का, तब 54 ग्राम बनाएगा। Which of the following is correct definition of mole। मोल का सही डेफिनेशन क्या है, ठीक है, देखते हैं। इट इज इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास। मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट, यही तो होता है। बोले इट इज इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस। हाँ, ग्राम एटॉमिक मास ही तो है। अगला जो है, अगला बोला इट कंटेंट 6.023 इंटू 10 टू द पावर 20 दिया हुआ है, ये गलत हो गया, 23 होना चाहिए, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। अगला देखते हैं,
इट इज इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट तो है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, तो ये ऑप्शन सी भी सही होगा। इट कंटेन्स 6.023 into 10 to the power 3 मॉलिक्यूल्स, ये भी सही हो गया। तो ऑप्शन ए सी डी, ऑप्शन ए सी डी मतलब ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, 0.5 के लिए आपको कैलकुलेट करवा रहा, तो कितना होगा, मॉलिक्यूल बोला है ना, तो एक का होता है 14, तो दो का कितना हो जाएगा 28। ठीक है, आपसे बोला किसके बारे में है, आधा मोल के बारे में बोला है। एक मोल होता है 28 और आधा मोल कितना हो जाएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 14 ग्राम। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। 1 मोल में होता है 6.023 into 10 to the power 23। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, 1 मोल में जितना भी एटम प्रेजेंट रहेगा इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर होता है क्या है, 6.023 into 10 to the power 23। इन 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड डैश ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट। एसिटिक एसिड में क्या होता है, एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। तो बोलो ऑक्सीजन इसमें कितना प्रेजेंट रहता है, देख लो ऑक्सीजन कितना रहता है, तो एसिडिक एसिड जो होता है CH3COOH होता है, इसमें ऑक्सीजन के बारे में पूछा था, ऑक्सीजन एटम कितना प्रेजेंट रहता है, तो इसमें हो जाएगा 2। 69 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन 3 मोल्स ऑफ सोडियम, व्हाट इज द एटॉमिक मास। आप ऐसे ही याद रखो, एटॉमिक मास जो होता है 23 होता है। देखो 23 दिया का कितना हो जाएगा, 23 दिया का 69 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। टोटल कितना है 69 दिया हुआ है। ठीक है, कितना मोल का दिया हुआ है 3 का, तो एक कितना हो जाएगा 23। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर होता है 4। 64 को 4 से डिवाइड करता हूँ, 64 को 4 से डिवाइड करो कितना मिलेगा 16 मोल्स। ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 63 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। 63 ग्राम में कितना प्रेजेंट रहेगा, तो कितना रहेगा आपका 6.023 into 10 to the power 23 रहेगा। ठीक है, ये देख लो, ऐसे आपको पता होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना है, एक, नाइट्रोजन हो गया आपके यहाँ से 14। ठीक है, ऑक्सीजन का हो गया 48 और 10 58 और 62 हो, कितना हो गया 63 हो गया। ये आपको पता होना चाहिए पहले से, 63 हो गया। तो जो 63 ग्राम है और 63 ग्राम से क्या है, एटॉमिक मास भी है। जब काटेंगे तो कितना आएगा 1 मोल। अब 1 मोल में कितना होता है 6.023 into 10 to the power 23। कार्बन डाइऑक्साइड का भी आप याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट पूछा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ था नाइट्रिक एसिड का HNO3। हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन द कॉपर मॉलिक्यूल। कॉपर मॉलिक्यूल हो या फिर जिस किसी भी चीज का मॉलिक्यूल हो, उसमें कितना होगा 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर इन 25 ग्राम। 25 ग्राम में कितना होगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4। यहाँ से देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 प्लस सल्फर कितना हो गया 16 दूनी का 32। ऑक्सीजन हो गया यहाँ से 16 दूनी का 32, 16 दूनी 64, 16 दूनी का 32 दूनी का 64। यहाँ 60 और 30 90 96 97 98, टोटल कितना गया 98। आपसे 25 ग्राम में बोला है तो 25 भागा 98। ठीक है, देखो जाहिर सी बात है, ऊपर में छोटा नंबर है नीचे में बड़ा है, तो ये तो नंबर आएगा नहीं, जो भी आएगा डेसिमल में आएगा। 1 मिनट के लिए मान लो आप ये 25 है, नीचे में 98 है, हम तो 100 मान लेते हैं। अगर इसको 100 माने होते तो कितना बार मिल जाता है 4 बार में, तो कितना आता है आंसर 0.25 आता। पर नीचे में क्या है नंबर थोड़ा सा क्या है छोटा है, तो ये नंबर भी क्या है थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो देखो थोड़ा सा बड़ा यही है, 0.25 से थोड़ा सा बड़ा जो है यही है। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल। बोल रहा अगर पार्टिकल 0.0315 into 10 to the power 20 है, इसका मतलब क्या, 1 मोल में होता है। 1 मोल में अगर आपको दिया हुआ है 6.023 और 10 का पावर 23 दिया हुआ है। आप अगर ध्यान से देखे होते ना तो ये इसका आधा है, ये इसका क्या है आधा है। तो अगर इसको आप आधा कर रहे हो, मैथ क्या बोलता है इधर भी आधा करो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये कितना होगा 0.5। ठीक है, 1 मोल में होता है 6.023, तो आधा मोल में कितना होगा आपका, आधा मोल में होगा 3.011 into 10 to the power 23। बस आपको देखना था, सही से आंसर मिल गया था। हाउ मेनी एटम ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.6 मोल। 1 मोल में कितना होता है 6.023 into 10 का पावर 23। आपसे बोला है कितना है 0.6 है, 0.6 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 छके
6 जगह 36, 36 और यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे एक डेसिमल लगाइए और यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 23। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 23, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 54 ग्राम इन हीलियम? हीलियम का 54 ग्राम, हीलियम का भी पता है एटॉमिक मास जो होता है ये होता है 4। बोल रहा अगर ये 54 है तो 54 है तो कितना होगा? 54 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना जा रहा है? 13.5 बार में जा रहा है, 13.5, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 0.5 मोल ऑफ KCl? एक मोल में होता है 6.023 इंटू 10 का पावर 23। जब इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 6 का आधा 3 गुना 10 का पावर 23। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? एक मोल का मास कितना होता है? 44, 12 प्लस 16 गुना 2, 16 गुना 32, 12 44। ये एक मोल का इतना वजन है, आपसे बोला 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना जाएगा? 440, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। विच ऑफ द फ्लोइंग वेट इज लार्जेस्ट? इसमें से कौन सा वेट लार्जर है? यहाँ देखिए ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 10 का पावर 23 मोल है। आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका राइट है। द नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर जो आपको दिया हुआ है 6.023 इंटू 10 का पावर 23 दिया हुआ है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल इन 0.1 ग्राम? 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। अगर 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23, इस दशमलव को हटाने के नीचे आएगा एक 10, इससे कटेगा एक 0 कम हो गया, हो जाएगा 22। तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ऑप्शन ए इसका राइट है। व्हाट इज द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ CH4? कार्बन का हो गया कितना? 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुना 4 तो हो गया 16। 0.1 के लिए बोला है तो 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम। The atomic mass of carbon is 12 and the atomic mass of helium is 4. Which of the following statement is true for 1 mole of each element? एक मोल किसी भी एलिमेंट का अगर एक मोल लीजिएगा तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है 6.023 into 10 to the power 23 होगा, ये फिक्स है, ठीक है। 1 mole of carbon will have the 3 times नहीं होगा। 1 mole of helium have the 3 times more, गलत बात। 1 mole of carbon will have 1/3 number, ये भी गलत होगा। 1 mole of carbon will have the same number of atom present in 1 mole of helium। एक मोल किसी का भी ले रहे हो ना आप, हाइड्रोजन का ले लो, हीलियम का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, किसी भी, उसमें नंबर ऑफ एटम जो होगा 6.023 into 10 to the power 23 होगा, ये सब में बराबर ही होगा, ठीक है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर? 1 मोल ऑफ वाटर हो या 1 मोल कुछ और भी हो, जो भी होगा उसमें 6.023 into 10 to the power 23, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास दिया आपको 32। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन 16 ग्राम? 16 ग्राम में क्या होगा? 32 का मतलब होता है 100%, 32 का मतलब होता है 100%, तो 16 का मतलब क्या होगा? 50%, 50%, तो कितना होगा? 0.5 मोल ऑफ सल्फर। ये सिंपली मैथ है, इसको मतलब मैथ भी नहीं बोलेंगे, ये रीजनिंग लेवल का भी नहीं है। 27 नंबर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ हीलियम? ठीक है, 16 ग्राम हीलियम में कितना मोल होगा? एक का वजन होता है 4, तो 60 में कितना होगा? काट दो, 15 मोल। 1 ग्राम जो हीलियम होता है, 1 से लेकर 30 तक याद करो प्लीज, 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब कुछ याद करो। 1 से 30 तक का नहीं होता है आप बोलो, उसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा, पर करो आप 1 से 30 तक अगर जॉब लेना है तो। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। तो बोला 540 में कितना होगा? यहाँ देखो कार्बन कितना है? 6 है, एक कार्बन का वजन कितना? 12 गुना 6, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन कितना है? 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 गुना 6। यहाँ से देखो 72, यहाँ आ गया 12 6 72, प्लस 12 1 12, 16 25 80, 16 96, 96 में अगर यहाँ से 4 निकाल के डालते हैं तो 100 हो जाएगा, बचा 108, 108 में 2 डालेंगे 110, 180, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास 180। बोला है 540 में कितना होगा? 540 में कितना होगा? 18 3 होगा 54, 3, ऑप्शन ये इसका राइट है। अच्छा क्वेश्चन था। मोल्स आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम, एक में कितना होता है? 4, 52 में आपसे पूछा है, कितना हो जाएगा? 13, ऑप्शन बी इसका राइट है।
एवोगैड्रो नंबर Na मींस, एवोगैड्रो नंबर का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, गलत। द नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, हाँ। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 10 का पावर 23, ठीक है। ये यही बोला कि अगर 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किसी भी चीज का लेते हैं, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम होगा वो कितना होगा? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। यही बोला नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। एवोगैड्रो नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, आसान सा क्वेश्चन, ये ना, एवोगैड्रो नंबर जो है इक्वल होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला बोला है इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट। CO2 का डायरेक्ट आप याद रखो, इसका एटॉमिक मास होता है 44। अगर आपको कोई बोलता है कि 88 दिया है तो ये कितना का होगा? 2 का होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 2। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल्स के बारे में बात बोला गया है। मोल क्या होता है? मोल इक्वल टू होता है ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम कितना दिया आपको? 1 ग्राम दिया हुआ, 1 ग्राम। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2। तो यहां से कितना निकलेगा? मोल 0.5 मोल। हमको पता है 1 मोल में होता है 6.023 गुना 10 का पावर 23। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 6 ही मानो, 6 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना है? 3 इंटू 10 का पावर 23। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो यहीं पर आज तक क्लास खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है ना, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।